अगर पिछली बार जितना भी देते हैं तो ये आपकी 45,000 बैठती जी। ठीक है ना। लेकिन फिर वही कह रहा हूँ कि पिछली बार आपका डीए 125% था, अब डीए आपका अगर 2 डीए की 6% की मिल जाती हैं तो 65% बैठे, 53% डीए है। 2 किस्तें आपकी डीए की दिसंबर तक और आएंगी, 1 जनवरी से लागू होगी और 1 जुलाई से लागू होगी जी। इन दोनों को अगर हम टेंटेटिवली 4% भी मान ले, 6% भी मान लो जी, तो भी 65% बने। और जब नया वेतन आयोग लागू होगा आपकी डीए 0 हो जाती है, यानी वो बेसिक में मर्ज हो जाती है जी। तो आज जो 20,000 है बेसिक, अगर हम 65% आपकी वो जोड़ें डीए जी, तो 20 और 13 हो गया ना जी। तो 33,000 हो गई। उसमें एचआर जोड़ लो जो आपका मिल रहा है, ठीक है। तो लगभग अब गवर्नमेंट कितना दे सकती है, उस पे कितना बढ़ा के देगी, ये मानने की बात है। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट 2 से लेकर यानी फिटमेंट फैक्टर 2 से लेकर 2.85 जी, यहाँ तक मैक्सिमम। इकोनॉमिक्स जो है आंकड़ों का खेल है कि हम कान को इधर से पकड़ें या इधर से पकड़े, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस देश से इनकम टैक्स को पूर्ण रूप से खत्म करके भी काम चला सकते हैं। अच्छा। हिंदुस्तान में कि व्यक्तिगत कर की दर, इंडिविजुअल टैक्सेशन सिस्टम, पर्सनल टैक्सेशन सिस्टम 34% है जी, हाईएस्ट ब्रैकेट में, और कारपोरेट का टैक्सेशन सिस्टम 25% है। यानी जो लोग करोड़ों रुपए के प्रॉफिट कमा रहे हैं उनका टैक्स कम है और एक इंडिविजुअल का टैक्स ज्यादा है। लोगों को एक्सेसिव टैक्सेशन से बचाना पड़ेगा कि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा हो, कि टैक्स सिस्टम एक ही होना चाहिए जी, सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि आप पुराना लो आप नया लो, एक ही हो सबके लिए जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पुराना टैक्सेशन सिस्टम तो इस बार जाने वाला है, वो तो गवर्नमेंट ने पहले डिक्लेयर कर रखे जी कि पुराना टैक्सेशन सिस्टम नहीं रहेगा। तो हो सकता है कि आपके डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाए, सिंपल यही रहे। लेकिन यह भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके डायरेक्ट टैक्स कोड भी आ जाएं और एक नया टैक्सेशन सिस्टम और इंट्रोड्यूस हो सकता है। मुझे लगता है क्यों लगता है ये, केंद्र सरकार ने जब से 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है तब से पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया है कि जैसे कर्मचारियों के खातों में तो बड़े हुए पैसे आ गए हों। सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर लगातार इसी बात पर डिबेट्स हो रही हैं कि किसकी सैलरी कितने बढ़ेगी, किसी खाते में कितने लाख आएंगे, 2 गुना बढ़ेगी, 3 गुना बढ़ेगी। मतलब ऐसा माहौल बन गया है और कर्मचारियों में ऐसी खुशी की पैदा की जा रही है जैसे कि आप तो अभी से लखपति बन गए हों। तो एक्चुअल में कितनी सैलरी बढ़ने वाली है, क्या फिटमेंट फैक्टर रहने की संभावना है, और जब तक अभी तो ये गठन की घोषणा हुई है, अभी इसके चेयरमैन बनेंगे, मेंबर बनेंगे, आगे जब तक ये लागू नहीं हो जाता, वो सिफारिशें सौंपेंगी तब सरकार लागू करेगी, तब तक का माहौल क्या रहेगा, आज इसी पर बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है, सीनियर अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर ओपी गुप्ता जी। आप वीडियो पर अपने कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और चैनल को ज्वाइन भी जरूर करें। जी सर नमस्ते। नमस्कार। पिछली वीडियो हमने बनाई थी और लोगों को बड़ी पसंद आई, पूरे देश भर में देखी गई, और आज फिर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जब से ये घोषणा हुई है और तब से एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जैसे कि ये तो मिल ही गई हो बड़ी हुई सैलरी, तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या तात्कालिक प्रभाव अभी पड़ने वाला है, जैसा माहौल बनाया जा रहा है? करमपाल जी, कर्मचारियों के लिए सबसे जो पॉजिटिव बात है कि एक जीत में ये मानता हूं कि सरकार जो कुछ समय पहले तक ये कह रही थी कि अभी हमारा
8वें वेतन आयोग के बारे में कोई विचार हम विचारणीय नहीं हैं, हम विचार नहीं कर रहे, हमारे केंद्र में नहीं है, तो एक तरह से गठन को औपचारिक कैबिनेट की मंजूरी देना प्रधानमंत्री जी द्वारा यह स्वागत योग्य है और ये कर्मचारियों का हक था, मिलना चाहिए था। अभी घोषणा हुई है, लेकिन सारे देश के अंदर मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, जब से घोषणा हुई है कि एक ऐसा माहौल बना दिया गया है, कोई चैनल ये नहीं बता रहा कि कर्मचारियों को कब मिलेगा, उन्होंने तो ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे कर्मचारियों को मिल गया और कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। ये ठीक है कि हर 10 साल के बाद जब वेतन रिवाइज होते हैं, पे रिवाइज होते हैं, तो कर्मचारियों को जो मुद्रास्फीति होती है, महंगाई होती है, उसको झेलने में थोड़ी आसानी रहती है, यानी वो सक्षम हो जाते हैं, उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है बढ़ी हुई महंगाई के कारण। लेकिन जो महंगाई है, अब इसका तात्कालिक असर क्या होगा? आपने पूछा तात्कालिक असर क्या होगा? बिल्कुल, क्योंकि लोग ये मान गए हैं कि भाई इनकी तनख्वाह बढ़ गई, कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ गई। हालांकि अभी गठन की घोषणा हुई, गठन भी नहीं हुआ है। बिल्कुल, अब होगा क्या? ये तो जब गठन जब होगा, लेकिन आप इमीडिएटली देखेंगे कि मार्केट के अंदर चीजों की दरों में उछाल आना शुरू हो जाएगा, रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे कि इसके इन एंटीसिपेशन कि इसको मान के, सच मान के चीजों के रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, महंगाई बढ़ेगी। एक तो महंगाई का दौर ये आएगा, अभी से शुरू हो जाएगा, अभी से शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपको 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में नजर आना शुरू हो जाए। बिल्कुल, और दूसरा दौर जब एक्चुअल मिलेगा तब फिर दौर शुरू, तब फिर बढ़ेगा, तब फिर होगा। 2 बार महंगाई की मार, दो बार महंगाई की मार हर 10 साल में पूरी जनता को झेलनी पड़ती है, सिर्फ कर्मचारियों को नहीं, पूरी जनता को झेलनी पड़ती है। मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि सिर्फ इससे प्रभावित होने वाले 4.25 करोड़ एम्प्लॉई हैं, पेंशनर और एम्प्लॉई 4.25 करोड़ के आसपास के, लेकिन इस देश की जनसंख्या तो 140 करोड़ के, बिल्कुल कुछ भी नहीं, जिनको डेली खर्च करना पड़ता है, अपने खर्चे मीट आउट करने पड़ते हैं, तो महंगाई का असर हर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। एक महंगाई का दौर अब आएगा और एक महंगाई का दौर जब ये एक्चुअल में लागू हो जाएगा तब आएगा। हाँ, लोगों में भी से चर्चाएं शुरू हो गई हैं भी जो कोई नौकरी नहीं करता, ना प्राइवेट करता ना सरकारी करता, ये तो उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। अभी लोगों में ये भी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। नेचुरल है जी, ये वास्तविक है कि महंगाई जब बढ़ती है ना, तो हर आदमी परेशान होता है। बिल्कुल, उसको अपने घर के खर्चे मीट आउट करना मुश्किल आती है। बिल्कुल, और आपने सही कहा, टीवी चैनलों पे भी ऐसा माहौल बन गया है जैसे कि बढ़ी गई हो सैलरी इनकी, तो अभी से ना अगली तनख्वाह बढ़ी हुई मिलेगी, ऐसा माहौल हो गया है। तो सर अभी ये घोषणा हुई है और जब तक लागू होगा, ये 1 साल की लगभग संभावना है इसकी, ये प्रक्रिया इस दौरान की क्या रहेगी इसकी? देखिए करमपाल जी, कोई भी आयोग, वेतन आयोग बना है, अभी सिर्फ घोषणा हुई है कि हम 1 जनवरी 2026 से लागू करेंगे। ये सच है कि चाहे ये 2029 में लागू हो, लोगों को बेनिफिट 1 जनवरी 2026 से मिलेंगे। ये 100% सच है। लेकिन अभी गठन की घोषणा हुई है और अपना जो देश है ना, बिल्कुल बिना लाग लपेट के हमें ये बात माननी चाहिए कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी सत्ता में हो, वो बिना वोट की कैलकुलेशन के कोई भी डिसीजन नहीं लेती। बिल्कुल सही कहा, ये 100% मान के चलो जी। और ये तो बहुत बड़ा फैसला। अब दिल्ली के इलेक्शन है तो गठन की घोषणा हुई है जी। अब गठन होगा, चेयरमैन बनाए जाएंगे, चेयरमैन के साथ 2 मेंबर बनाए जाएंगे जी। फिर उनको टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाएंगी कि आपने इन पैरामीटर के ऊपर काम करना है जी। फिर वो सारे देश में घूमेंगे, अलग अलग स्टेट की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को देखेंगे, अलग अलग जो एसोसिएशंस हैं एम्प्लॉइज की,
उनके फीडबैक लेंगे कि भाई आपकी क्या डिमांड है, आपकी क्या डिमांड, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। उसके बाद उन सबको रिकंसाइल करके अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे जी। फिर वो रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी जी। इसमें हो सकता है 1 साल का समय लग जाए, हो सकता है 6 महीने का समय लग जाए, हो सकता है फिर किसी स्टेट के इलेक्शन हो उससे पहले ये रिपोर्ट आ जाए, बनवाई जाए जी। लागू की बात नहीं हो रही अभी, बिल्कुल मंगवाई जाए अभी कि भाई ये रिपोर्ट सबमिट कर दी, उसके कुछ पहलू आउट हो जाए, सबमिट कर दी, वो थोड़े लीक कर देंगे जी जी, ताकि लोगों में ये बने कि भाई हाँ हमारा इतना फायदा हो रहा है, इतना फायदा नहीं हो रहा। फिर जब ये गवर्नमेंट के पास चली आएगी उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगी, फाइनेंस मंत्रालय में जाएगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री हर स्टेट के साथ और जितनी पीएसयू हैं उनके साथ मिलकर कैलकुलेट करेगा कि कितना वित्तीय भार पड़ना है, कितना वित्तीय भार नहीं पड़ना जी। उसके बाद गवर्नमेंट अप्रूव करेगी कि वित्त मंत्रालय ने कहा है कि हम देने को तैयार हैं जी। उसके बाद फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास जाएगी जो खर्च करने वाला विभाग है जी। वहां से अप्रूवल होने के बाद फिर केंद्र सरकार कैबिनेट में दोबारा इसको लागू करेगी जी। लेकिन टाइम बहुत बड़ी चीज है। बार बार हम पीछे के देखें तो पीछे के वेतन आयोगों में भी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रखी है और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी टाइमिंग इंपॉर्टेंट होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारा सिस्टम है होगी होगी होगी। और इतना बड़ा फैसला है तो इतना बड़ा फैसला है उसमें तो टाइम जरूर देखा जाएगा, टाइम जरूर देखा जाए बिल्कुल। और सर एक है ना, अभी कर्मचारियों के बीच में चर्चाएं चल रही हैं, सभी दफ्तरों में आप कहीं भी बात देखेंगे तो ये माहौल है कि फिटमेंट फैक्टर में बातें हो रही हैं, कितना रहेगा। पुराना फिटमेंट फैक्टर देख रहे हैं, पुराना पिछली बार 1996 में कितना था, 2006 में फिर कितना बढ़ा था, 2006 के बाद 16 में कितना बढ़ा था, 16 के बाद 26 में कितना बढ़ेगा, क्या एक्सपेक्टेड क्या है, क्या संभावनाएं हैं, आपको क्या लगता है? देखो, जब 7वां वेतन आयोग मिला, सारे कर्मचारियों की एसोसिएशन 3.25 के आसपास मांग रही थी जी, और गवर्नमेंट ने 2.57 दिया जी। उसके बाद भी चर्चा चलती रही कि 2.86 गवर्नमेंट दोबारा रिवाइज करने जा रही है, लेकिन वो आज तक रिवाइज नहीं हुआ। यहां पर मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि 31 दिसंबर 2015 को डीए महंगाई दर देश में 125% के आसपास थी जी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति की बेसिक पे 8,000 थी, 31 दिसंबर 2015 को 8 और 10 18 तो उसकी ऐसी ही बन रही थी जी। 8,000 थी तो 18,000 बन रही, यानी 2.25 गुना हो गई। आप ये मान के चलो 7,000 की 8,000 की 2.25 गुना के आसपास हो गई। अब गवर्नमेंट ने दिया आपकी 2.57, यानी कुछ बढ़ा के दी जी, कि 10 साल में आपकी 0.32 ही बनी ना जी, 0.32% आप 0.32 आपकी और फिटमेंट फैक्टर दे दिया जी। अब आते हैं कि इस साल क्या एक्सपेक्टेड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 मिलेगा, कुछ कह रहे हैं कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। तो मेरा अपनी कैलकुलेशन है कि आज के दिन, आज 19 जनवरी है, 53% डीए है। 2 किस्तें आपकी डीए की दिसंबर तक और आएंगे, 1 जनवरी से लागू होगी और 1 जुलाई से लागू होगी जी। इन दोनों को अगर हम टेंटेटिवली 4% भी मान ले, 6% भी मान लो जी, तो भी 65% बने।
और जब नया वेतन आयोग लागू होगा आपकी DA 0 हो जाती है, यानी वो बेसिक में मर्ज हो जाती है जी। तो आज जो 20,000 है बेसिक, अगर हम 65% आपकी वो जोड़ें DA जी, तो 20 और 13 20 और 13 हो गया ना जी, तो 33,000 हो गई। उसमें HRA जोड़ लो जो आपका मिल रहा है, ठीक है। तो लगभग अब गवर्नमेंट कितना दे सकती है, उस पे कितना बढ़ा के देगी, ये मानने की बात है। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट 2 से लेकर यानी फिटमेंट फैक्टर 2 से लेकर 2.85 जी, यहां तक मैक्सिमम है जी। अगर हम ये मान लें कि पिछले साल जितनी ही बढ़ेगी, जितनी 7वें में बढ़ी थी उतनी ही बढ़ेगी, तो भी फिटमेंट फैक्टर 3 नहीं पहुंचता जी। अगर अब मिनिमम पे 18,000 है, ठीक है ना जी, तो ये तो जीरो हो ही जाएगी आपकी जी। तो आप ये मान के चलो कि अगर पिछली बार जितना भी देते हैं तो ये आपकी 45,000 बैठती जी, ठीक है ना। लेकिन फिर वही कह रहा हूं कि पिछली बार आपका DA 125% था, अब DA आपका अगर 2 DA की 6% की मिल जाती हैं तो 65% बैठे जी। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट, कि हम तो कहें कि गवर्नमेंट जो सभी एम्प्लॉइज की इच्छा है कि भाई 2.86 मिले या 3 मिले, 3 की उम्मीद कर रहे हैं वैसे 3 की उम्मीद कर रहे हैं हाँ। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि 2 से ज्यादा नहीं देने वाली है सरकार, जिस तरह का सरकार का रवैया रहा है। हम ये नहीं कहते कि सरकार नहीं देने वाली है, ऐसा नहीं है। एक रैशनैलिटी देखती है कि व्यवहारिक क्या है, कि महंगाई अभी तक महंगाई कितनी है और हम कितने % जंप देना चाहते हैं, उसको मिला के बात बने। लेकिन अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना है तो ठीक ठाक करना पड़ेगा। नहीं, अर्थव्यवस्था को केवल हम ये नहीं कह सकते कि 4.25 करोड़ लोगों की इनकम बढ़ने से अर्थव्यवस्था बूस्टअप होगी, ऐसा नहीं। अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने के लिए तो गवर्नमेंट को जो चीज करनी पड़ेगी ना, वो मैं ये मानता हूं कि लोगों को एक्सेसिव टैक्सेशन से बचाना पड़ेगा, कि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा हो जी, डिस्पोजेबल इनकम जिसको हम। और लोग कमेंट्स कर रहे हैं जब तक सीतारमण रहेगी ये ना तो टैक्स की स्लैब बढ़ने वाली है और नया टैक्स में कटौती करने वाली है। नहीं, लोगों में पता नहीं ऐसी क्या धारणाएं हैं, वो ऐसे ही किसी के प्रति धारणा बनाना उचित नहीं जी। कुछ तो मजबूरी रही होगी कि हमारे टैक्स नहीं बढ़े। बिल्कुल। अब पिछले कई साल से 2 टैक्स सिस्टम चल रहे हैं देश में। मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज के खिलाफ हूं कि टैक्स सिस्टम एक ही होना चाहिए जी, सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि आप पुराना लो आप नया लो, एक ही हो सबके लिए जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पुराना टैक्सेशन सिस्टम तो इस बार जाने वाला है, वो तो गवर्नमेंट ने पहले डिक्लेयर कर रखे जी कि पुराना टैक्सेशन सिस्टम नहीं रहेगा। तो हो सकता है कि आपके डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाए, सिंपल यही रहे। लेकिन यह भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके डायरेक्ट टैक्स कोड भी आ जाएं और एक नया टैक्सेशन सिस्टम और इंट्रोड्यूस हो सकता है। मुझे लगता है, क्यों लगता है ये नहीं मैं बता सकता जी, लेकिन लगता है कि टैक्स सिस्टम अब इस देश में 2 ही रहने वाले हैं जी। अच्छा, एक है ना सर, लोगों में ये भी चर्चाएं हैं यार तनख्वाह तो बढ़ जाएगी, जिनका टैक्स कम कटता है उनका टैक्स ज़्यादा कटने लग जाएगा, जो टैक्स के दायरे में नहीं है वो टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। मेरे क्लास 1 अधिकारी से बात हुई, 2 लाख के आसपास उनकी सैलरी है। बोले यार कहने को तो मेरी 2 लाख सैलरी है, मेरे को मिलते कहाँ है, मेरा टैक्स बहुत ज़्यादा कट जाता है साल में, क्या बताएं हम। बोले ये टैक्स अपने यहाँ बहुत ज़्यादा है। इस तरह की बातें भी, ये तो देखो चर्चा का विषय है हिंदुस्तान में कि व्यक्तिगत कर की दर, इंडिविजुअल टैक्सेशन सिस्टम, पर्सनल
टैक्सेशन सिस्टम 34% है जी, हाईएस्ट ब्रैकेट में, और कारपोरेट का टैक्सेशन सिस्टम 25% है। यानी जो लोग करोड़ों रुपए के प्रॉफिट कमा रहे हैं उनका टैक्स कम है और एक इंडिविजुअल का टैक्स ज्यादा है। ये थोड़ा रैशनलाइज होना चाहिए। और करमपाल जी, ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स जो है आंकड़ों का खेल है कि हम कान को इधर से पकड़ें या इधर से पकड़े, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस देश से इनकम टैक्स को पूर्ण रूप से खत्म करके भी काम चला सकते हैं। अच्छा, यस, इनकम टैक्स को खत्म करके भी? बिल्कुल खत्म करके। आज तक तो ये बात कोई कही नहीं किसी ने। नहीं, काम चलाया जा सकता है। तो कैसे फिर सरकार के पास इतना रेवेन्यू होगा? सरकार के पास थोड़ा दूसरा वो करना पड़ेगा। अभी भी हम जीएसटी हमारा कितना है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा है। जीएसटी को भी इतना करने की जरूरत नहीं है। आप सारे टैक्सेस खत्म करके एक्सपेंडिचर टैक्स, एक नया टैक्स लगा दो। खर्चा तो हर आदमी करता है जी भाई। आप हम जींद में बैठे हैं, पूरे जींद की टोटल कंजम्पशन कितनी होगी, और टोटल जींद से टैक्स के रूप में आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में कितने पैसे आते हैं, उसको कैलकुलेट कर लो जी। तो मतलब वो वर्कआउट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वर्कआउट नहीं हो सकता। लेकिन विल टेढ़ा काम नहीं है, विल पावर चाहिए जी। मैं इनकम टैक्स को लोगों को कंट्रोल करने का भी खेल मानता हूं कि, और नहीं तो कुछ इनकम टैक्स के नाम पे दबाया जा सकता है जी, कोई ज्यादा बोल ले। बिल्कुल, ये भी तो है। यस, यानी वो चल ही रहा है। हाँ, नहीं चल नहीं रहा, लेकिन है एक पॉइंट है, शुरू से ही है वो तो, शुरू से है। हाँ, ऐसा नहीं अभी चल रहा है, हाँ, शुरू से ही चल रहा है, शुरू से है। तो इस तरह की बातें हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो, आप कैसी बातचीत लगी अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर लगातार बातचीत करते रहेंगे। और अगली वीडियो हमारी आएगी कि देश के बड़े बैंकों में कैश खत्म हो गया है, इसके पीछे क्या कारण है, उसकी खास पड़ताल करेंगे। कमेंट्स करना, शेयर करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार।